बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इलियास ख़ान फ़लाही साहब, मोहतरम अज़ीज़ मुहियुद्दीन साहब, दीगर हाज़रीन, बहनों और भाइयों, मैं आप तमाम का इस अहम वर्कशॉप में इस्तक़बाल करता हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले मरकज़ी तालीमी बोर्ड दिल्ली, होलिस्टिक एजुकेशन ट्रस्ट दिल्ली की जानिब से IISER की पूरी टीम को इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पुणे के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा भी हमारे सेशंस जो दीगर रियासतों में होंगे अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ पर भी उनका कोऑपरेशन हमारे साथ होगा। डियर टीचर्स, आप एक बहुत अहम वर्कशॉप में शरीक हो रहे हैं। मैं चंद बातें वर्कशॉप के रेफरेंस के साथ आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे समाज में ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मैथ्स के टीचर को बड़ा हेट किया जाता है। कोई सबसे नापसंदीदा टीचर है तो वो मैथ्स का टीचर है। उसके बाद साइंस का भी नंबर आता है। फिर एक और अजीब बात यह है कि ये धारणा बनी हुई है, ये परसेप्शन है कि अगर कोई बच्चा मार्क्स कम लाता है तो उसे साइंस में एडमिशन नहीं मिलता और ना वो साइंस में अपनी एजुकेशन को परसू करना चाहता है या चाहती है। बल्कि ये तसव्वुर है कि साइंस के बजाय वो कॉमर्स में चले जाए या आर्ट्स में चले जाए, क्योंकि धारणा ये है कि साइंस इज अ टफ सब्जेक्ट। हालांकि साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसलिए कि वो हमें देखकर यकीन करना सिखाता है। सिंपल सी चीज। तो ये धारणा क्यों बनी? ये धारणा बनाने के सिलसिले में किसका कसूर है? हो सकता है समाज का भी होगा, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने आप में झांक कर देखना होगा कि इसमें कसूर कहीं ना कहीं टीचर कम्युनिटी का भी है। हमने मैथ्स को टफ बना दिया, हमने साइंस को टफ बना दिया। हमने मैथ्स और साइंस को जैसा पढ़ाना चाहिए वैसा पढ़ाया नहीं। हमने समझा साइंस और मैथ्स ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के सब्जेक्ट है। हम फैक्ट्स ट्रांसफर करने को समझ गए कि ये पढ़ाना है। ऐसा नहीं है। हम अपने क्लासरूम को एक्टिव लर्नर्स क्लासरूम नहीं बना रहे हैं। हम हमारे क्लासरूम को पैसिव लर्नर्स क्लासरूम बना रहे हैं। और अभी हमारी जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो ये कहती है कि हमारे क्लासरूम एक्टिव लर्नर्स क्लासरूम हो। तो हमारे क्लासरूम एक्टिव लर्नर्स कैसे हो सकते हैं, उसको ये वर्कशॉप बताएगा। IISER बताएगा कि आपको साइंस की एजुकेशन एक एक्टिव लर्नर्स एनवायरनमेंट पैदा करके कैसे किया जा सकता है। आज कमाल की बात यह है कि बच्चा अगर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन वही लिखता है जो टीचर ने लिखाया है तो उसको मार्क्स मिलते हैं। अगर बच्चा अपने मन से उसका जवाब लिखता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। तो फिर कैसे एक्टिव लर्नर्स क्लासरूम हम प्रमोट करेंगे? तो आप ये मान के चलिए कि यहां से जाने के बाद हम अपने क्लासरूम को एक्टिव लर्नर्स क्लासरूम बनाएंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने ये कहा कि हमारा जो अप्रोच होगा
वो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। और हमने अपनी पॉलिसी में ये भी लिखा है कि हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे मैथ्स और साइंस के टीचर्स को मालूम ही नहीं है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या है। इसलिए कि हमने ये समझ लिया कि मैं जिस तरह पढ़ी हूं, मुझे जिस तरह पढ़ाया गया है, मैं उसी तरह पढ़ाऊंगी। मुझे किस तरह पढ़ाया गया? मुझे इस तरह पढ़ाया गया कि इस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ फला तक, इतने लाइन का ये आंसर, बस उतना मैं रट्टा लगा लूं, रोट लर्निंग करूं, मेमोराइज करूं, क्वेश्चन आया तो मैं लिख दूं। ये साइंस के साथ हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है। हमने मेमोराइज कर लिया और आंसर लिख दिया। ये हमारा स्टाइल ऑफ लर्निंग भी रहा, स्टाइल ऑफ टीचिंग भी रहा। इसलिए हम नहीं जानते कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बच्चों को ले जाएं, तभी हम एक विकसित भारत बना सकते हैं। वो क्या है आप जानते हैं कि उसको समझने के लिए हमको बेंजामिन ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। वो कॉग्निटिव स्टेजेस बताती है। वो टैक्सोनॉमी क्या है? नंबर 1 उसके स्टेजेस में ये है बेस, नोइंग, या जिसको मेमोराइजिंग भी कहा जाता है। और हमारे क्लासरूम यहीं फंस गए हैं। ये 6 लेवल की टैक्सोनॉमी है, तो 1/6 हम पढ़ कर रहे हैं, सिर्फ नोइंग करा रहे हैं, सिर्फ मेमोराइजिंग करवा रहे हैं। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, और सबसे लोवेस्ट पार्ट को हम इख्तियार करके मगन है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। फर्स्ट इज लोअर मेमोराइजिंग और नोइंग। उसके बाद का क्या है सेकंड स्टेज? बोलिए। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग पर तो आ ही नहीं रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है उसी को प्रमोट करने के लिए है कि यू मेक देम स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है उसको आपने पढ़ा है बीएड में, कि अगर आप मुझे सुनाएंगे तो मैं कुछ सीखूंगा, दिखाएंगे तो कुछ देखूंगा, कुछ सीखूंगा, और मैं करूंगा तो याद रखूंगा। सुन के सीखना, देख के सीखना, करके सीखना, कैनेस्थेटिक लर्निंग। तो कैनेस्थेटिक लर्निंग का ये सारा वर्कशॉप है कि आप बच्चे को किस तरह करके सिखाएंगे। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। किस तरह बंबई का क्यूब लैब बच्चों को नाले के पास ले जाता है और एक्सपीरियंस करवाता है कि इसमें से गंदी बो क्यों आ रही है, उसको देखा जाए। एक बच्चा ये फील करे कि पानी भाप बनने के बाद कहां गया। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे बच्चा। यही आपको अरविंद गुप्ता साहब सिखाते हैं, और यही हमारा वर्कशॉप सिखाएगा। आप बच्चों को 10 घंटे मेमोराइज कराएं, उससे फायदा नहीं है। आप 5 मिनट का उसे एक्सपेरिमेंट करा दें, उसके अतराफ की चीजों को लेकर बता दें कि उसने कागज से प्लेन बनाया, उड़ा दिया, उसका मैकेनिज्म बताया, वो समझ लेगा। एप्पल गिरा, क्यों गिरा? इसी से तो साइंस आई। सीवी रामन की फोटो लगी हुई है, उन्होंने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा, ये कैसी आवाज निकाल रहा है। उन्होंने आसमान को देखा, ये ब्लू क्यों है, और थ्योरी पेश की। तो पूरी साइंस आपकी गौर फिक्र, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन पर ही है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्वेशन से निकालकर मेमोराइजेशन में डाल रहे हैं। इसलिए एजुकेशन नहीं हो रही है, इसलिए साइंस टफ लग रही है। तो 3 दिन में आप सीखेंगे कि
टेक्स्ट बुक के बजाय आप इंस्ट्रूमेंट से साइंस कैसा सिखाएंगे? ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग का दूसरा स्टेज है, अंडरस्टैंडिंग. सो यू मेक देम टू अंडरस्टैंड. देन द थर्ड इज व्हाट? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग. वंडरफुल. अभी हमारे एक मुखर्रिर ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि दैट बॉय अप्लाइड. उसने मां की जान बचाई. सो साइंस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर साइंस क्या है? आज हमको मालूम नहीं, मैं इंटरव्यू में पूछता हूं कि a+b² किस काम आता है, तो टीचर्स, एमटेक, एमएससी, समटाइम पीएचडी, वो कहते हैं कि साहब ये अलजेब्रा का फार्मूला है. किस काम आता है? एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. यही कहा जाता है. यानी वी ऑल आर सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज, मेमोराइजेशन पर ही ध्यान देते हैं. हो सकता है मैं यहाँ के जो मैथ्स टीचर हैं उनसे भी पूछूं तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे कि ये a+b² किस लिए इस्तेमाल होता है. व्हाट इज द एप्लीकेशन? नहीं जानते हम लोग. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम? नहीं जानते हम. इसी तरह साइंस के कितने कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम अप्लाई करना नहीं जानते. सो एप्लीकेशन इज ऑल्सो लोअर ऑर्डर थिंकिंग, जो हमें 50 साल पहले करना चाहिए था लेकिन आज भी नहीं कर रहे हैं. हम स्टक हो गए हैं नीचे वाले हिस्से पे, जस्ट नोइंग पर. सो थर्ड इज एप्लीकेशन. तो आप तमाम एप्लीकेशन पे जोर दें. ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग. अब आती है हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात, जो हमारी एनईपी कहती है कि हमको लोअर ऑर्डर थिंकिंग से बच्चे को हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ ले जाना है, ताकि आप यंग इग्नाइटिंग माइंड्स बना सकें, यंग साइंटिस्ट बना सकें. ओके. तो अब 5th लेवल क्या होगा आपकी सारी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में? विच इज द 5th लेवल? एनालाइज. वंडरफुल, वेरी गुड. एनालाइज करेंगे. एनालाइज किसको कहेंगे? आप जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे. उसके जो एक एक कंपोनेंट है उसको अलग करेंगे. उस कंपोनेंट को अलग करके उसको समझने की कोशिश की जाएगी. हम तो अलग कहां करते हैं, हम तो आंसर को समझते हैं, हम उसके कंपोनेंट को नहीं समझते हैं. हम तो मेमोराइजेशन पे पूरा फोकस किए हुए हैं, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो. तो 5th इज एनालाइजिंग. इसको ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा. फिर उसके बाद 4th, 5th इज इवैल्यूएटिंग. यानी एक एक कंपोनेंट को और इवैल्यूएट करेंगे, उनकी जो रिलेशनशिप है विद अदर कंपोनेंट्स, अदर फैक्टर्स, इसकी स्टडी, ये हायर लेवल की स्टडी है. ये है इवैल्यूएटिंग. जब ये 5 लेवल बच्चा कंप्लीट करेगा तो ऑब्वियसली, नेचुरली, और उसका 6th लेवल क्या होगा? क्रिएशन, क्रिएटिंग. एक नई चीज क्रिएट होगी. इब्ने खुल्दून ने तालीम का डेफिनेशन जो आज से 1000 साल पहले हमको दिया था, उन्होंने कहा था कि इल्म मेमोराइजेशन का नाम नहीं है. एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट मेमोराइजेशन. एजुकेशन इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग. कोई चीज को क्रिएट करना, वो है एजुकेशन. आज हम एजुकेशन कहां हासिल कर रहे हैं? वी आर जस्ट मेमोराइजिंग, वी आर जस्ट पेन ड्राइव. चाइना का जो 50 रुपए का पेन ड्राइव है, हमारा बच्चा उतना ही है. तो डोंट मेक अवर चिल्ड्रन पेन ड्राइव, मेक देम एजुकेटेड. सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? It could be only possible through making your classroom active learners classroom. और एक्टिव लर्नर्स क्लासरूम के लिए जरूरी है कि आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराएं, बच्चों को अंडरस्टैंड कराएं, बच्चों को सोचने की आप सलाहियत पैदा करें. बच्चे में ये चीज होती है,
छोटा बच्चा जब टॉय लेता है तो पेरेंट को इधर उधर देखता है, उसको टॉय को फोड़ता है। क्यों तोड़ता है? वो देखना चाहता है कि इसके अंदर छोटा ड्राइवर कहां बैठा है, हु इज ड्राइविंग दैट कार। उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें एनालाइज करने की ताकत है, इवैल्यूएट करने की ताकत है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स, हमारे टीचर्स इस कुव्वत को बच्चों के कमजोर कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई इस वर्कशॉप की। एक और चीज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको सामने रखते हुए अभी एजुकेशन पॉलिसी ने एक बहुत अहम चीज कही है। वो ये, जिसकी बात हो रही थी कि एक तो हम बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर पैदा करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश के लिए जरूरी है, इसलिए कि आज भी हम, बिल्ली आड़े आ जाती है तो काम रोक देते हैं। वो चाहे आईटी का बंदा हो, वो नहीं जाता है। सारे नहीं, तजम्मुल साहब बैठे हैं, वो बोलेंगे कि मैं तो जाता हूं, ठीक है, लेकिन ये धारणा मौजूद है, ये तौहम परस्ती मौजूद है आज भी। आज भी ये देखा जाता है कि पीर के दिन प्रोग्राम रखा जाए या ना रखा जाए। ओके, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है बाज लोगों की आस्था होगी, उनको हर्ट फील होगा, बट इट इज हैपनिंग। साइंटिफिक टेम्पर हमारे पास नहीं है ना। आज भी हम मिरर टूट जाता है तो उसको देखना बुरा समझते हैं। अरे बेचारे मिरर की क्या उसमें सकत। तो ये, अगर हम अपने देश में रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो ये साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ एग्जाम की हद तक ना ले जाए, इसको एग्जामिनेशन से निकालकर समाज में लाए। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग। एकलव्य काम कर रहा है, हो सकता है IISER भी काम कर रहा होगा, लेकिन आप तमाम को काम करना, ये बड़ा चैलेंज है हमारे समाज का। इस पर आप गौर कीजिए। फिर एक और चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि हमारा अप्रोच पूरा एजुकेशन का होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अल्टीमेटली साइंस समाज को रिफॉर्म करे और साइंस अच्छाई और बुराई के फर्क को सामने पेश करे, वैल्यूज को इंटीग्रेट करे। जितना साइंटिफिक टेम्पर पैदा होगा, जितना आप साइंस से करीब होंगे, उतना एक इंसान के अंदर वैल्यूज जन्म लेते हैं। वो रोबोट नहीं बनता, वो एक इंसान बनता है। तो साइंस की पूरी स्टडी हमको बायोलॉजिकल बीइंग से एक मॉरल बीइंग की तरफ ले जाना चाहिए। ये एजेंडा आपके और हमारे सामने होना चाहिए। अगर मैं बच्चे को, अगर मैं स्टूडेंट को जस्ट ह्यूमन बीइंग बनाकर उसे ह्यूमन रिसोर्स बना रहा हूं, उसे मैं एलन मस्क के लिए पैदा कर रहा हूं, तो मेरा कोई काम बड़ा नहीं है। ना मैं मेरे स्टूडेंट को एलन मस्क के लिए पैदा करूंगा, ना जैक मा के लिए पैदा करूंगा। मेरा स्टूडेंट किसके लिए पैदा होगा? अपने आप के लिए और समाज के लिए। उसको मैं मॉरल बीइंग बनाऊंगा, उसको मैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाऊंगा, मैं उसको मॉरल बीइंग बनाऊंगा। अगर मैं ये करता हूं तो फिर सही साइंस की एजुकेशन दे रहा हूं, सही मैं एजुकेशन दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वर्कशॉप आपको जरूर ट्रेन करेगा इन सारे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स के लिए, और आप एक शानदार टीचर बनेंगे। इस वर्कशॉप को अल्लाह ताला कामयाब करे, आपको एम्पावर करे, आपको बेस्ट टीचर बनाए। शुक्रिया।